तीसरे चरण का चुनावी प्रचार कल शाम को थम चुका है और यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होगा। संभल, हाथरस, आगरा और फतेहपुर सीकरी में कल वोटिंग होगी। फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी कल मतदान होना है। एटा, बदायूं, बरेली में वोटिंग होगी कल। तो देश भर में 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। अब प्रत्याशी घर घर जाकर भी वोट मांग सकते हैं। पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। तो एटा, बदायूं, बरेली के साथ ही यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है और अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट भी मांग सकते हैं और पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को आज रवाना भी किया जाएगा। तो तीसरे चरण का चुनावी प्रचार कल शाम को थम चुका है। शाम 5 बजे चुनावी प्रचार रुका था और उसके बाद यूपी की 10 सीटों पर 7 मई यानी कि कल मतदान होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में कल मतदान है और इसके साथ ही एटा, बदायूं, बरेली में भी कल वोटिंग होगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बदायूं से नियाजी खान, वहीं आगरा से नरेश धाकरे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नरेश, आपका रुख करना चाहेंगे, आगरा में चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? कल यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, ऐसे में किस तरह से हलचल तेज होती हुई? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर हम आगरा की बात करते हैं तो कल तीसरे चरण के मतदान के लिए कल चुनाव प्रचार शाम को 6 बजे थम चुका था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन लगातार मतदान को लेकर के तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि कल 7 मई है। कल 7 मई को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जनता है उनके भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद करेगी। 7 मई को कल आगरा में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के लगातार प्रशासन अलर्ट है। आगरा के डीएम लगातार निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता रहे हैं कि डीएम की निगरानी में लगातार जो पोलिंग पार्टियां हैं, उन पोलिंग पार्टियों को लगातार पोलिंग बूथों पर भेजने का जो कार्य है वो आगरा में लगातार शुरू हो चुका है। वहीं डीएम के द्वारा बताया गया है कि पोलिंग बूथों के आसपास लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। वहीं अगर आप बात करते हैं आगरा की, तो आगरा में चुनाव को लेकर के धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो अगर आगरा की बात करते हैं तो आगरा में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं तो आगरा की फतेहपुर सीकरी और आगरा सीट, दोनों ही सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो लगातार प्रशासन करने में लगा हुआ है। अगर हम मनीषा बात करते हैं तो अब बारी है जनता की, क्योंकि अब जनता ही सर्वशक्तिमान होती है। जनता ही अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी और ईवीएम मशीन में उनके भाग्य का जो फैसला वो कैद हो जाएगा। और वही बात करते हैं वो 4 जून को उनके बाद का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं जो पिटारा है वो खुलेगा। तो लगातार आगरा में जिस तरीके से तो कल 7 मई को जो लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग होनी है उसको लेकर के लगातार जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वही आगरा के डीएम की बात करें तो डीएम ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका सभी को पालन करना होगा। वही अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी जो वाहन है वो खड़ा हो पाएगा। वहां आसपास कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं रहेगी जहां जहां माहौल खराब करने की कोई कोशिश हो। अगर वही बात करते हैं मनीषा, तो लगातार जिस तरीके से डीएम ने साफ चेतावनी दे दी है कि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति चुनाव के समय पर माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मनीषा, जिस तरीके से हम आप देख रहे हैं कि तीसरे चरण के मतदान के लिए कल आगरा में 7 मई को वोटिंग होनी है। कई जगहों पर यह मतदान होगा, तो जिसको लेकर के लगातार ये प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मनीषा अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। मनीषा, ठीक है, बदायूं से नियाजी का भी रुख कर लेते हैं। नियाजी, बदायूं में किस तरह से हलचल तेज होती हुई, किस तरह की अभी तस्वीरें मतदान से ठीक एक दिन पहले? मतदान से ठीक दिन पहले आपको मैं बता दूं कल मतदान होना है, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। और वहीं बदायूं से मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां आज ही ये रवाना कर दी जाएंगी। अगर मैं बात करूं कि मतदान सुरक्षा को लेकर और ये निष्पक्ष कराने को लेकर, वहीं बदायूं पर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग के लिए लगातार पत्र भी दे रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से प्रशासन ये चुनाव कराए। आपको मैं बता दूं भाई, सीएम द्वारा ये कहा गया है कि जिस तरीके से आरोप पे आरोप लग रहे हैं और वहीं ये गुंडे की बात चल रही है, इसको लेकर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाएगा। भारी पुलिस बल भी ये मौजूद रहेगा और धारा 144 ये लागू चली रही है, इसको लेकर काफी ज्यादा ये पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद रहेगा। ड्रोन कैमरे से भी ये नजर रखी जाएगी और उड़न दस्ता वो जो है वो भी ये वहां पर मौजूद रहेगा। और भारी पुलिस बल ये मौजूद रहे। कई सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ये पोलिंग बूथों पर ये ड्यूटी लगाई गई है ताकि ये निष्पक्ष मतदान हो सके और बदायूं पर शांतिपूर्वक ये मतदान किया जा सके। कल जी मनीषा।
बिल्कुल। और एक बार फिर से नरेश का रुख करते हुए, नरेश, अगर आगरा के सियासी समीकरणों की बात की जाए तो बसपा ने कोशिशें तो बहुत की है, लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो बसपा का कभी खाता नहीं खुला इस सीट पर। तो क्या इस बार बसपा टक्कर देने वाली है भाजपा या इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को? देखिए मनीष साहब, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं बसपा की, तो आगरा में बसपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। आगरा की सीट की हम बात करते हैं तो वहीं अभी मायावती भी आगरा में पहुंची थी। मायावती के द्वारा भी एक चुनावी सभा को आगरा में संबोधित किया गया था और वहां पर दलित समाज का जो वोटर है वो भारी संख्या में उस ग्राउंड में पहुंचा था। लेकिन मनीष साहब, हम और आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, वो कहीं ना कहीं जो गारंटी है वो हाथी की लगाम पर, जो हाथी की जो रफ्तार है उस पर लगाम लगाने का लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिनका सीधा लाभ मिलता हुआ लोगों को दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बता भी चला कि मनीषा, कुछ दिन पूर्व आगरा में बीजेपी के द्वारा अनुसूचित जाति का जो वर्ग महासम्मेलन है उसके द्वारा एक बड़ी जनसभा यहाँ पर की गई थी, तो उस पर भारी संख्या में कहीं ना कहीं जो दलित समाज का वोटर था वो आगरा में पहुंचा था। तो लगातार जिस तरीके से दलित समाज का जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं हमें बीजेपी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीबों को मकान दे रहे हैं, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे फ्री में इलाज मिल रहा हो, चाहे तमाम विकास कार्य ऐसे कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से मोदी की गारंटी है वो कहीं ना कहीं जो हाथी की रफ्तार है उस हाथी की रफ्तार पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम कर रही है मनीषा। बिल्कुल। न्याजी, अगर बदायूं की बात की जाए तो यहां पर मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अगर इस वोट बैंक की बात की जाए तो सपा का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इसी वोट बैंक ने 2019 में सपा का सियासी गणित भी बिगाड़ दिया था। तो क्या इस बार सपा की साइकिल चलती हुई नजर आ सकती है या बीजेपी का जलवा बरकरार रहेगा? जी, जिस तरीके से मंशा, मैं आपको बता दूं कि बदायूं तो सपा का गढ़ हुआ करता था। मुलायम सिंह, स्वर्गवासी जो मुलायम सिंह जी हैं, वो भी ये बदायूं से चुनाव लड़े थे, प्रोफेसर भी यहाँ से ये चुनाव लड़े थे। वहीं देखा जाए तो फिर उसके बाद में धर्मेंद्र यादव ने यहाँ पर आकर कमान संभाली। 2019 चुनाव की अगर मैं बात करूं, वहीं 2019 के चुनाव में संघमित्रा मौर्य ने भाजपा से सपा का जो गढ़ बदायूं माना जाया करता था उसको ये ढाने का ये काम किया। वहीं अगर मैं मुस्लिम वोट की बात करूं तो मुस्लिम वोट ने भी काफी ज्यादा ये संघमित्रा मौर्य का ये भाजपा का साथ दिया और उन्होंने अमन और सुकून को लेकर ये भाजपा संघमित्रा मौर्य को टिकट देकर उनको सांसद, ये वोट देकर उनको सांसद बनाया। आपको मैं बताऊं कि भाई इस बार आप देखा जाए तो दुर्विजय सिंह जो शासक हैं, संघमित्रा मौर्य का टिकट काट कर फिर दुर्विजय सिंह ठाकुर को भाजपा ने दिया है और वहीं शिवपाल यादव के बेटे को, आदित्य यादव को ये टिकट मिला है सपा से। वहीं अब इस बार देखा जाए तो दोनों दलों की मुस्लिम और यादव वोट पर ये निगाहें टिकी हुई है और काफी ज्यादा आस ये बनी हुई है। वहीं से अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी किसी से कम खाने का नाम नहीं ले रही है। जी ठीक है, तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।